3 minutes. Abhi still you have 5 minutes. मतलब अब डॉट 10 o'clock नहीं शुरू करते? हाँ करता हूँ जल्दी क्लास स्टार्ट। So you should charge 10 rupees or something extra. I'm not really charging, but I can. Can you hear me? Hello, Nandika. Yes, good evening, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you. You can hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, Ashani as yet is not available. Her microphone is not working. Now I believe the voice is very clear. Yeah, it's perfectly fine. Let's start. I think Ashani is also online. Sir, I can hear you. Okay, fine. So now today we are going to start over with something called bonding. ठीक है ना? Yes. Okay. Okay. जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग इज द जॉइंट बिटवीन एनी टू स्पीशीज। अब देखो जब दो स्पीशी की बात करते हैं तो ये दो स्पीशी कुछ भी हो सकती हैं। इट कुड बी ह्यूमन बीइंग्स, इट कुड बी द एटम्स, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई दो केमिकल स्पीशी के बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, it is termed as a chemical bond. And whenever any kind of bond is formed, when there is a net attractive force between the particles. तो अगर कहीं पर अगर attractive force, हेलो, Sir, I can hear you clearly. अब ठीक है, आवाज नहीं आ रही? Yeah, a bit better. ओके, ठीक है ना? तो अगर कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, चाहे वो बॉन्ड कोई भी हो, इट ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी। अब एक और बात समझो कि हमारे पास एज सच नेचर के अंदर चार फोर्स, one is called strong nuclear, another one is called weak nuclear, the third one is called electrostatic, and the fourth one is called gravitation. Magnetic force is just an outcome of electrostatic force. तो इस वजह से हम मैग्नेटिक फोर्स को एक अलग फोर्स काउंट नहीं करते। जब हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर डाल देना कि केमिकल फोर्सेस आर नॉट मैग्नेटिक, ऑब्वियसली दे आर नॉट ग्रेविटेशनल, they are not strong nuclear, they are not weak nuclear, they are purely electrostatic. Yeah, Okay. is that clear? Always completely electrostatic. Yeah. तो अगर कहीं पर केमिकल बॉन्ड की बात करनी होती है तो केमिकल बॉन्ड में हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं चार्ज सेपरेशन जरूर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन जरूर होगा, तभी केमिकल बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है ना? तो अगर हम सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं तो
प्राइम क्राइटेरिया जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोसेस कभी होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि एनर्जी कंसेंट्रेशन क्या है। जिन प्रोसेस के अंदर एनर्जी ओवरऑल रिलीज होगी वही रिएक्शन होते हैं, वही चीज होती है ऑल ओवर द यूनिवर्स विच एवर इज एनर्जेटिकली फेवरेबल। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी है। कोई भी बॉन्ड अगर बना है और वो रहता है तो उसका सिर्फ रीजन ये होता है कि उन दो पार्टिकल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जो एटम्स को उनको पास रखता है। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एटम्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑलवेज अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ मैनर दैट देयर इज अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, एंड so as to have the minimum repulsive force and maximum attractive force. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ हाइड्रोजन एटम एंड अनदर हाइड्रोजन एटम। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इन फोर्सेस की बात करेंगे तो यहां से यहां एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये यहां से यहां एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्लियर, और ये एक रिपल्सिव फोर्स है और ये एक रिपल्सिव फोर्स है। अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखोगे you would find that the attractive forces are on the side while the repulsive force is on the diagonal. So overall attractive force ज्यादा है as compared to repulsive force. जब यहाँ पे ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी और ये बॉन्ड बन जाएगा। Okay. फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब भी ये पेयर अप करते हैं तो इनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होती है। अगर एक माइनस हाफ है तो दूसरा प्लस हाफ होगा। The spins they tell us that the electrons are going to behave as magnets. Opposite spin का मतलब है that the electrons are going to be behaving as opposite poled magnets. तो यहाँ पे एक magnetic attraction हो जाएगा। वो अलग बात है कि magnetic attraction कभी भी electrostatic repulsion को overcome नहीं कर सकता। Magnetic force is less around let's say 1/100 of electrostatic force, but still कुछ तो फर्क कर ही देता है। ठीक है, Okay. यहाँ पर एक सीधी सीधी बात यह है कि हमें किसी भी तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स को रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा कर दें। When bonding takes place between the atoms, molecules are formed. A molecule will only be formed if it is more stable and has a lower energy than individual atoms. तो ओवरऑल जो स्पीशीज बन रही है उसकी एनर्जी हमेशा उन स्पीशीज से कम होनी चाहिए जिससे वो बन रही है। जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ा देते हैं और रिपल्शन को कम से कम कर देते हैं। अभी अभी मैंने आपको डायग्राम बताया। एनर्जी रिलीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी एक मिनिमम के थ्रू निकलती है। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एट दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। If the atoms are forced any nearer, the repulsion between the nuclei increases the potential energy of the system, और हमें ये डायग्राम मिल जाता है। Okay. Is this diagram clear? ये देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम हमारे पास हैं। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनके बीच की एनर्जी यहाँ पर 0 है। जैसे जैसे एक दूसरे को पास आते जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते चले जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते 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 मैक्सिमम दे रीच हियर। इस पॉइंट के अगर हम पास इसको लेके जाते हैं तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन वर्क करना शुरू हो जाता है एंड द एनर्जी ड्रास्टिकली इंक्रीजेस। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे जब एनर्जी ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है, Ashani is not there, I believe. Ashani, are you there? Ashani has left.
ऐशानी, नंदिका, you can hear me? Yes, sir, I can hear you. ऐशानी कहाँ चली गई? Should I call Ashi? मैं करता हूँ कॉल. Where is she? हाँ, क्या हुआ आशी? ये आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई. अच्छा, ऐशानी को एक बार फोन दे दीजिए. ऐशानी, can you hear me? हाँ, ऐशानी, can you hear me now? अच्छा, एक काम करो, अपना जो माइक है ना, वो माइक ऑन नहीं किया क्या आपने अभी अपना? अच्छा, उसकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली. आपको माइक एक्चुअली जनरली ज्यादा आवाज करता है. अभी क्लियर आ रही है आपको? दोनों साइड से आवाज आ रही है ना? कैन वी स्टार्ट द क्लास नाउ? अच्छा, अब देखना, अगर कोई क्लास में अगर गड़बड़ होती है, जस्ट गिव मी अ कॉल इमीडिएटली. ओके, ओके नंदिका, वी कैन स्टार्ट. Yeah. ओके ऐशानी, नंदिका. ओह, ऐशानी फिर मिस हो गई है. ऐशानी, She's online. या है, पर उसकी आवाज नहीं आ रही. ऐशानी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉल. ठीक है? हो भी सकता है. एनीवे, आप रहने दो. आपकी यहाँ पे आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए ठीक है, आप बस आप अपनी आवाज जब सुनानी होगी तो आप इस पे बोल दीजिएगा. ठीक है? नाउ वी अलोंग विद द क्लास. अच्छा, ओके देन. यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, देन इन दैट केस दे रीच अ मिनिमम हियर. यहाँ पे इस मिनिमम के अंदर इस ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. इसके पास अगर हम लेकर आते हैं, देन इन दैट केस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम होता है, और न्यूक्लियस के बीच के अंदर जो रिपल्सिव फोर्स है दैट डोमिनेट्स. जब ये डोमिनेट करता है तो एकदम से एनर्जी इंक्रीज करती है. ये जो ग्राफ यहाँ पे सामने बना हुआ है, ये किन्हीं भी दो पार्टिकल, वॉट एवर बी द पार्टिकल इन द यूनिवर्स, उन सब के लिए वैलिड है. ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड नहीं है. कोई भी दो पार्टिकल जब उनको एक दूसरे के पास लेकर आया जाता है तो पहले उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होता है, एक मैक्सिमम पे पहुंचता है, और उसके पास अगर लेके आते हैं, देन इन दैट केस द रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज ड्रास्टिकली. तो दैट इज Okay. द फॉर बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, वॉट एवर इट माइट बी, नॉट जस्ट द एटम्स. इसका एक इंपॉर्टेंट आउटकम ये है कि हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को सिर्फ एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं. इसके बियॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज नहीं हो सकते. तो दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि और पास कर देंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमारे पास एक दीवार है और हम उसको धक्का मारने की कोशिश करें. जब हम उसको धक्का मारते हैं, हम एनर्जी तो इंक्रीज करते चले जाते हैं, लेकिन दीवार मूव नहीं करती. सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि डिस्टेंस कम नहीं होता. तो दैट इज एन एग्जाम्पल. जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टच करने लगते हैं तो उसके बियॉन्ड अगर एनर्जी लगाएं तो क्या होता है. हमारे पास एक वर्ड है जिसे कहते हैं लैटिस. लैटिस इज अ थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स.
that is atoms, molecules, or ions, that is known as a lattice. It is applicable only for solid. Liquid के अंदर कोई lattice नहीं होता, और ये crystals की characteristic है. अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि crystal है, तो इसका very much clear indication ये है कि उसके अंदर lattice है, तभी वो एक crystal है. अगर उसके अंदर lattice नहीं होगा तो वो crystal नहीं हो सकता. ठीक है? Okay. Sir, I can't see the board. Okay, okay. I have actually changed the layout. दिखाई दे रहा है. एक मिनट. Now you can see it. Yeah. Now the complete body. अच्छा ठीक है. ये मेरी आवाज क्यों? You have put it on the screen. I'm hearing my own voice. Sir, are you getting my voice? Yeah, I'm getting your voice. हाँ? क्या हुआ शनि? बोर्ड नहीं आ रहा. बोर्ड अब आ रहा होगा. आपके इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है शनि. आ गया? ओके, ठीक है. कोई बात नहीं, फॉरगेट. आपको मेरी आवाज वैसे आ रही है ना? फोन पे तो आ रही है. हेलो. हाँ ऐशानी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? कोई बात नहीं. नंदिका, आपने माइक ऑन कर रखा है क्या? मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है. क्या? आपने क्या माइक ऑन कर रखा है, वो स्पीकर ऑन कर रखा है कि मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, आई एम नॉट श्योर. मैं बंद कर देती हूँ. कोई बात नहीं. हेलो. Yes, sir. यू कैन हियर मी? Yeah. ओके देन. तो अब हम बात कर रहे थे इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल्स. यहाँ भी जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तभी हम लैटिस की बात. ठीक है. जब हम Okay. बात करते हैं मोल लैटिस, वन मोल लैटिस बाय डेफिनेशन is a crystal which contains 1 mole of constituent particles. These constituent particles, that is, could be atoms, it could be molecules, it could be a formula unit. Do you know what is formula? Sir, your voice is breaking. Okay, now is it okay? Yeah, now it's better. Do you know what is formula unit? No. Ishan, what is the formula unit? What is the formula unit? Formula unit. हाँ. That is empirical formula. अच्छा, अब सुनो ध्यान. Formula unit is the simplest formula which gives the whole number ratio of the constituent atom present in a compound. Which gives the Simplest whole number ratio of the constituent atom present in a compound. okay. Called a formula unit. अब ये फॉर्मूला यूनिट की पेक्यूलियर बात ये है कि ये सिर्फ तब यूज किया जाता है जब मॉलिक्यूल डिफाइन ना हो. Mm-hmm. अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हम मॉलिक्यूल डिफाइन कर सकते हैं तो मॉलिक्यूल बाय डिफॉल्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ऑन द अदर हैंड फॉर्मूला वहां यूज करेंगे जहां पे मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं हो सकता. सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला कभी भी एलिमेंट के लिए यूज, इट इज ऑलवेज फॉर कंपाउंड, and that too for those compounds where molecule can't be defined.
Nandika, you are there? Yes, sir, I'm there. Can you please repeat this? Your voice is breaking. I said that when we talk about formula unit is used only when the molecule cannot be defined. It is only for compound. It is never used for. Okay. Okay. अब जैसे कि हम कौन सी compound यूज करते हैं? For example, it is used for NaCl. NaCl मुझे नहीं पता क्या आप समझते हैं कि NaCl is a molecule? I'm sorry, what? Do you think NaCl is a molecule? So your voice is breaking. I'm not getting your voice at all. Do you think NaCl is a molecule? Hello? Yeah. Nandika, Yes, sir. do you think NaCl is a molecule? Yeah. No, it is not. And molecule by definition is a species which has an independent. NaCl की अपनी कोई independent existence नहीं है. Hello? Yeah. Hello. Sir, I'm not getting your voice at all. Ashani, you are getting a voice from the vacuum? Oh, okay. Ashani, your voice. Your mic was switched on. Nandika, can you hear me? Yes, sir, now I can hear you. Okay then. आ गया. मैंने व्हाइट बोर्ड का वो डिस्प्ले चेंज कर दिया. अब आ गया? अच्छा, अगर हम यहाँ पे मोल वन मोल लैटिस की बात करते हैं या फिर हम फॉर्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड ओनली फॉर दोज स्पीशीज वेयर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिफाइंड. जब हम आयनिक स्पीशी की बात करते हैं, किसी भी आयनिक स्पीशी की, तो उस आयनिक स्पीशी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, चलता चला जाएगा. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. तो यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट नहीं है जिसको हम एक मॉलिक्यूल डिफाइन कर सकें. Okay. ठीक है, तो NaCl के अंदर हम मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं कर सकते. कोई भी आयनिक सब्सटेंस हो, हम उसका मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं कर सकते. फिर एक और एग्जांपल आ जाता है, जैसे हम बोलते हैं SiO2. नाम सुना होगा. इसे सिलिका बोलते हैं. Silica is actually not a molecule. Again, it is SiO, 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 and so on. ठीक है, यहां पर भी O है, यहां पर भी Si है. It's a three-dimensional network structure. तो ये जो SiO2 यहां पर है, this also is a formula unit. ठीक है, the formula unit gives the whole number ratio of silicon and oxygen present in this compound. Okay. Clear? So that is what we have a term called formula unit. तो अब हम डिफाइन करते हैं वन मोल लैटिस को. तो वन मोल लैटिस का मतलब है कि it is the atoms molecules of formula unit in 1 mole in a. तो ये इसे हम बोल देते हैं वन मोल लैटिस. अब एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे पास NaCl है, तो 1 mole lattice of NaCl will contain 1 mole formula unit of NaCl. This would be containing 1 mole of sodium ion and 1 mole of chloride ion. That would make 1 mole lattice. Okay. इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं. तो बेरियम क्लोराइड would be a substance which contains 1 mole of barium ions and 2 moles of chloride ions. क्योंकि इसका फॉर्मूला यूनिट ये कहता है कि एक बेरियम के साथ 2 क्लोरीन. इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं, तो this is 2 moles of aluminum and 3 moles of oxide ion. That means it is going to contain 1 mole formula unit of aluminum oxide, which contains 2 moles of aluminum ion and 3 moles of oxide ions.
तो एक Okay. चीज आप देख सकते हो कि हर किसी का मोल लैटिस उसके फॉर्मूला यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब जैसे अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर यहां पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज का अगर 1 मोल लैटिस की बात करें तो 1 मोल लैटिस ऑफ ग्लूकोज वुड कंटेन 6 6 moles carbon. 12 hydrogen and 6 oxygen, forming a molecule. तो 1 मोल lattice of glucose contains 1 mole molecules of glucose. कोई भी कोवेलेंट सब्सटेंस होता है ग्लूकोज या फिर स्पेसिफिकली जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं उनके हमेशा मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर? Okay. Yeah. ठीक है, अब हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड द लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to break 1 mole lattice into its constituent atoms, molecules और ions. आयनिक सब्सटेंस को हम हमेशा आयंस में ब्रेक करने की बात करते हैं, कोई यूनिट में ब्रेक नहीं करते। तो ये जो एनर्जी लगेगी टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैसियस स्टेट इज टर्म्ड एज लैटिस एनर्जी। This lattice energy gives us an indication of melting point, boiling point and hardness of the substance. देखो सीधी सीधी बात ये है कि जब भी किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना होगा, चाहे उसे मेल्ट करना है, चाहे उसे बॉयल करना है या उसे ऐसे ही तोड़ना हो तो मार के, तो आपको इस लैटिस एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस सब्सटेंस को ब्रेक करना, तोड़ना और मेल्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है? Okay. Lattice energy is most often determined by the weakest force holding together the constituent particles in the lattice. ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वाटर का। Can any of you tell me why water has a low melting point of, let's say, 0 degree Celsius? Because it has weakest, the forces between the atoms are weak, maybe. Maybe the forces between the atoms are weak. What are the forces between the atoms of water? Hydrogen, oxygen, है ना? Hydrogen and oxygen के बीच में those bonds that are being formed are weak. So by heating them, it may be easier to break them. So boiling point will be lesser. देखा, पहली चीज मे बी मत लगाओ। Okay. ठीक है? You have to be sure about the answer. What do you suggest, Aishani? एक मिनट, दोबारा बोलना है शानी। ओके, अच्छा एक बात बताओ शानी एंड नंदिका बोथ, दैट जब हम वाटर की बात करते हैं तो वी हैव वाटर 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Yeah. अब एक बार बताओ कि सॉलिड में वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O. ऐशानी, डू यू एग्री विद इट? इट इज H2O। Subscript में S. हाँ हाँ, वो तो एस होता है, लेकिन फॉर्मूला तो H2O होता है ना। H2O ही होगा. लिक्विड में? It's going to be H2O in all three states. परफेक्ट, इट इज H2O इन ऑल 3 states। Yeah. ऐशानी, ऐशानी, हेलो। Hello? हाँ ऐशानी, इट इज गोइंग टू बी H2O इन ऑल 3 states। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, आपने जब वाटर को मेल्ट किया तो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा ही कहाँ? हाँ जी. Nandika, did you break that hydrogen oxygen bond? We didn't break them. Yeah, we didn't break them. Then how did you melt? We're just loosening them up. Then when you make a gas, you're just leaving them out. We are creating space between each molecule of H2O. आपको एक बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप चाहे वाटर को मेल्ट कर दो चाहे बॉईल कर दो, उसके कोवेलेंट बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah. You know what changes? So how come the boiling point and melting point in the states of matter changes? That is the important thing. वाटर के अंदर एक नहीं दो तरह के फोर्सेस। एक फोर्स वो है जो इसके एटम्स को होल्ड करता है और दूसरा फोर्स Okay. वो है जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है।
जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने वाला फोर्स है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत वीक है। जब हम वाटर को मेल्ट या बॉईल करते हैं तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर आपको वाटर को ब्रेक करना पड़े, the temperature required would be more than 2000 degrees Celsius. Clear? No, we are not going to break it into H plus and O minus. We are going to break it into H and O. Yeah. उसके लिए you would require the temperature more than 2000 degrees Celsius. तो वाटर का कोवेलेंट बॉन्ड वीक नहीं है. The only problem is you don't have to break it to melt it. तो इसलिए अगर हम वाटर के लैटिस एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें दो फोर्स है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो इसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड डिसाइड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं. Are you now clear about the term called the lattice energy is most often determined by the weakest force holding together the constant particles? Is this now clear? So the weakest force in this case would be the hydrogen bond. Perfect. That is going to decide its melting and boiling point. Okay. ठीक है. अब देखो लैटिस एनर्जी को दो तरीके से कहते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि लैटिस चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लैटिस इज फॉर्म्ड. अभी मैंने आपको बोला था व्हेन इट इज ब्रोकन, बट वी कैन इवन से फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल. In this case, it is going to be the energy released. यहां पर ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी क्योंकि वहां पे पार्टिकल बन रहे हैं. और इस तरीके से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी चेंज व्हेन इट इज ब्रोकन. ठीक है. तो दोनों तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है. यहां पे जो भी डेफिनेशन आप दोगे दोनों की एनर्जी का साइन उल्टा होगा पर मैग्नीट्यूड सेम है. प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. जब हम इसको ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है. दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज एनर्जी absorbed. ठीक है. Okay. Okay then. अब मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव फोर्स. जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे ये एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी. तो अगर हम बात करना चाहते हैं किसी भी चीज की लैटिस एनर्जी की, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें कांस्टेंट पार्टिकल है कौन से. जैसे कि वाटर के अंदर हमने डिफाइन कर दिया मॉलिक्यूल्स को. अब मॉलिक्यूल को डिफाइन किया तो हमने सिर्फ मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया एंड वी सेड कि लैटिस एनर्जी प्रोवाइड हो गई. लेकिन अगर कोई अकलमंद इसको ये डिफाइन कर दे कि हाइड्रोजन वाटर के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, तो बाय गॉड इस लैटिस एनर्जी के अंदर इसकी कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी. तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप लैटिस एनर्जी के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल क्या डिफाइन करेंगे. मॉलिक्यूल डिफाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स में सेपरेट करोगे, अगर एटम डिफाइन कर रहे हो तो एटम्स में सेपरेट करोगे, और अगर आयनिक सब्सटेंस डिफाइन कर रहे हो तो आयंस में सेपरेट करोगे. क्लियर. उतने अट्रैक्टिव फोर्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे तब आप लैटिस एनर्जी डिफाइन करोगे. ठीक है. Okay. अगर हम लैटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आयंस पैक्ड टुगेदर इन अ सॉलिड एंड वाइडली सेपरेटेड एज अ गैस. तो ये हमने कर दिया इसको डिफाइन. हाई लैटिस एनर्जी इंडिकेट करती है कि आयन इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद वन अनदर टू गिव अ टाइटली बॉन्डेड सॉलिड. द लैटिस एंथैल्पी इज द चेंज इन, अब ये तो थोड़ा सा आपके ऊपर हो जाएगा, बट ये देख लो इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी लगेगी दैट इज द लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी जिसे आप बोलते हो. ठीक है. Okay. अब चलो, अब यहां तक जो भी हमने किया है उसमें कुछ पूछना है? नहीं सर. No. हो गया. अब हम बात करते हैं एक टर्म की जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ओके. अब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? Pairing up of electrons. मुझे समझ में नहीं आ रहा. देखो ये तो वही बात हुई ना कि दो लोग पार्क में बैठे हुए हैं, वुड यू कॉल देम अ कपल? No. Then there should be some criteria to call them a couple. So there should be a criteria to call two electrons a pair. What is that criteria? Those two electron pairs are sharing one bond.
Which bond? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या सिर्फ बॉन्ड में होते हैं? Ionic bond. आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। Electron pair is bonding of two pairs. I'm not talking about two pairs. I'm just talking about an electron pair. An electron pair. What is an electron pair? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर या तो I think it'd be two different, like two electrons that are in the same molecule Same molecule or atom. और एटम। एक एटम के अंदर अगर 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सारे पेयर हैं क्या? like an electron pair can be one orbital, one s orbital, like there are two electrons. हाँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। An electron pair is meaning it is two electrons present in the same orbital with opposite spin. Same orbital. मॉलिक्यूल और एटम नहीं। Okay. ठीक है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, तब हम उसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। वो मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, वो एटम के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दे हैव टू बी इन द ऑर्बिटल। ओके, Okay. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम सुना है? Hmm. ओके, चलो मैं आपकी डेफिनेशन सीधी सी बता देता हूं। द इलेक्ट्रॉन विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, Okay. दीज आर टर्म्ड एज वैलेंस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तब जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन जैसे कि एस और पी इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Yeah. लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो ये तो बाहर वाला जो एस ऑर्बिटल है वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ साथ n-1 शेल के जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। Okay. यही रीजन है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है दे आर एबल टू शो वेरिएबल वैलेंसी। तो ये जो हाँ. n-1 शेल डी के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, दे आल्सो फॉर्म द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाँ जी, How like जो डी उसके वो है इलेक्ट्रॉन से वो कैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है? बेटा बात ये होती है कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एस ऑर्बिटल के बाहर वाले एस ऑर्बिटल के काफी पास है। और जब भी हम बात करते हैं किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी भी चीज की, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होते चले जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी। तो अगर कोई एलिमेंट अपने डी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है तो वो जरूर करेगा। उसका रीजन सिर्फ छोटा सा इतना है कि डी और एस के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। हमारे पास जैसे 4s और 3d है, तो एज सच जब हम अफबाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। So is this the reason why, just you said that in d block elements, the valence electrons will be of the last shell and n-1 shell. That's why the configuration is 2, 8, 18. 2,8,18 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं, मतलब generally I'm saying like प्लीज प्लीज, ये जो बच्चों ये पहले वाली जो कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है उसकी बात मत करो। प्लीज टॉक अबाउट 1s2 2s2। in that case, so I understood. तो हमें उसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। वो 2818 288 18 जो कॉन्फ़िगरेशन थी, नहीं अब हम उसकी बात नहीं कर सकते। Okay. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा 3s2 3p6। अब यहां आ जाता है 4s और फिर आ जाता है 3d। तो ये 4s 3d ये टोटल वैलेंस शेल बना देते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देते हैं ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट।
इसी तरीके से 5s और 4d। Okay. ठीक है, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें कई बार एफ ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो Okay. डिपेंडिंग ऑन दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, Yeah. अब हम वैलेंस शेल की बात करते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो ये ऑर्बिटल्स जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर रहे हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग समथिंग कॉल्ड द वैलेंस शेल। सीधी 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 वही बात है जो हमने अभी अभी समझा है, वही है चीज कि जब हम बात करते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, देन इन दैट केस द आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंस शेल। जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो n-1d प्लस द आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंस शेल। ओके, ठीक है, तो ये वैलेंस शेल आ गया। अब एक और इंफॉर्मेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब डेफिनेशन बहुत सीधी सी है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम अदर देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन कीजिए, उनको एटम में से हटाइए, जो बच गया वो कोर इलेक्ट्रॉन्स है। Okay. do not take part in bond formation. Yes, you can say that. The electrons which do not take part or cannot take part in bond formation are termed as valence core electrons. Yeah, okay. ठीक है, Okay. अब इसके बाद एक वर्ड आता है लोन पेयर। सुना तो होगा नाम। Yeah. Lone pair is the non-bonded electron pair. That is the electron pair in the valence shell under the influence of only one nucleus. ये सिर्फ एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होता, तो इसको कहा जाता है लोन पेयर। ठीक है, Okay. अब इससे दूसरा वर्ड आ गया बॉन्ड पेयर। The The bonded. electron pair under the influence of two or more nuclei is termed bond pair. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो दो न्यूक्लियस के बीच में हो, वो दो से ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ वर्ड टू और मोर। इज दैट क्लियर? Yeah. ठीक है, Like in carbon tetrafluoride, the electrons which are shared can be called as bond pair. yes, they can be called as bond pair. They are bond pair. Why should we call them? For the whole carbon, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4। yeah, यहां पे एक कार्बन है, यहां पे Cl है, ये Cl है, ये Cl है, yeah, ये Cl है। यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे क्लोरीन के पास अभी हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने सिर्फ एक शेयर किया है। दिस इज अ लोन पेयर, दिस इज अ लोन पेयर, yeah. दिस इज अ लोन पेयर। It has three lone pairs and one bond pair. क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर। कार्बन हैज ओनली 4 बॉन्ड पेयर्स। कार्बन के पास सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। क्लोरीन के पास एक बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 12 लोन पेयर है। Okay. ठीक है, ओके देन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, Okay. एंड दो कैटेगरी के अंदर जब डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं। एक कैटेगरी हमारे पास है केमिकल बॉन्ड्स की। Yeah. ठीक है, एक कैटेगरी हमारे पास है केमिकल बॉन्ड्स की, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है विच इज आयनिक कोवलेंट मेटेलिक बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड्स है, इनकी जो एनर्जी होती है वो टिपिकली 40 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है, मतलब कि दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। देन वी हैव मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक नाम आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मैंने आपको बोला था। एक आता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, एक आता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स, जिनकी एनर्जी 8 किलो पर मोल से भी कम है। अब इन फोर्सेस ये कौन से होते हैं, वी आर गोइंग टू डू देम इन डिटेल्स, फिलहाल सिर्फ नाम है ये। ओके, Are we going to do hybrid? Okay. हाइब्रिडाइजेशन इज मच लेटर, अभी तो हम नॉर्मल चीजें देख रहे हैं। Like hybridization and NOC, because I have like it's getting very difficult for me to वो होगा, get it. होगा होगा होगा, पहले ये चीजें तो समझो। ठीक है, डोंट वरी, हम बहुत जल्दी कर लेंगे।
बट दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. अगर ये नहीं समझ में आएंगी तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. और हाइब्रिडाइजेशन इज वन लाइन, दैट्स इट. करा दूंगा, डोंट वरी. ठीक है. Okay. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स. जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. अच्छा, आई बिलीव बॉन्ड्स तो समझ में आ गया ना. तीन तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड्स. इनको डिटेल में हमें, और जब हम ये कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे तब आएगा ये हाइब्रिडाइजेशन. Okay. जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो तीन कैटेगरी में एलिमेंट डिवाइड हो जाते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो एटम बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं. और तीसरा, वो एलिमेंट जो बहुत कम टेंडेंसी होती है उनको गेन या लूज करने की, जो नॉर्मली शेयर करते हैं. इस कैटेगरी में हमारे पास बहुत फेमस है कार्बन या फिर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन भी आसानी से गेन या लूज नहीं करता, ये भी शेयर करता है, और कार्बन भी शेयर करता है. Okay. ठीक है. अब Carbon only forms covalent bonds and not ionic bonds. हु सेड दैट? So I am asking हु सेड दैट? ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड. calcium कार्बाइड carbide. ये आयनिक कंपाउंड है. इसके अंदर Ca2+ है और C2 2- है. आयनिक बॉन्ड बनाता है कार्बन. मुश्किल है इसके लिए बनाना. कारण ये है कि कार्बन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हमने किया ही था. आयोनाइजेशन एनर्जी इज 1086 किलो जूल पर मोल. पीरियोडिक टेबल में हमने किया था ये. ठीक है. और फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कोई खास नहीं है. इतनी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता. कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो इस वजह से इट शेयर्स. ठीक है. तो कैल्शियम कार्बाइड जैसा होते हैं. ऐसा नहीं कि कार्बन के आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, बट मेजॉरिटी आर कोवैलेंट. इज दैट क्लियर? ओके. अब हमारे पास तीन तरह के अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड. अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जोड़ दें वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ दें तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है. और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को जोड़ दें तो मेटलिक बॉन्ड बन जाता है. ठीक Okay. है. ये तीन एक्सट्रीम टाइप है. एक्चुअली जो एटम जो बॉन्ड बनते हैं वो एक्चुअली इनके कॉम्बिनेशन होते हैं. अब बात करते हैं थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में. आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन कैटायन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन एनायन by the gain of electrons by the another kind of atoms, holding the positive and negative ions by the electrostatic forces of attraction. अब ये थोड़ा हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये सारे के सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बतानी जरूरी है. Factors influencing the formation of ionic bonds are ionization energy, electropositive of the atom forming the cation. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उसके लिए रिलीज करना इलेक्ट्रॉन उतना आसान हो जाएगा. तो इसलिए जितनी ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी उतना ज्यादा टेंडेंसी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की है. फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा फॉर्मिंग द एनायन. आई थिंक आपको वो कार्बन वाला आंसर इसी में मिलता चला जा रहा है. ठीक है. तो अगर कार्बन की वही बात है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से वो आयनिक बॉन्ड प्रेफर नहीं करता. So what about coordinate bonds? अभी बनेंगे आगे, बताऊंगा. ठीक है. Okay. और फर्दर ये जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक पिक्यूलियर बात बताता हूँ. हमारे पास सीजियम है. सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है. इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 376 किलो जूल पर मोल. ठीक है. इट एब्जॉर्ब्स दिस मच एनर्जी. जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस एलिमेंट की है वो है क्लोरीन. क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू क्लोरीन इज 348 किलो जूल पर मोल. एक अजीब बात देखोगे,
सीजियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्लोरीन भी कंपनसेट नहीं कर सकता. And cesium is the most electropositive, and chlorine has the highest electron affinity. जब सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं तो अगर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सीजियम क्लोराइड भी आयनिक नहीं बन सकता. ठीक है. Okay. यहां पर जो फोर्स इसको बनवाता है that is the attractive force between Cl minus and cesium plus, and that is the lattice energy. तो किसी भी आयनिक बॉन्ड के बनने के पीछे लैटिस एनर्जी का सबसे बड़ा रोल होता है. All right. ठीक है. ठीक है. यही रीजन है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी भी लिक्विड या गैसियस स्टेट में नहीं होता. वो बनता ही इसलिए क्योंकि वो सॉलिड है. अगर वो सॉलिड नहीं है तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं बन सकता. ठीक है. Okay. Lattice energy is the required energy released when come closer to requisite number of positive ions to form 1 mole of ionic compound. Higher this energy, more the tendency to form ionic bond. Characteristic of ionic compound पता ही होंगे आपको. Usually, usually नहीं, always. Yes. ठीक है. They Okay. always exist in the solid state. Normal temperature की हम बात कर रहे हैं, high temperature की नहीं. Crystal structure. ये electrostatic origin है. Each ion has a uniformly distributed electric field around itself. Is that point clear? Okay. ये नेगेटिव हर पॉजिटिव और हर नेगेटिव हर डायरेक्शन से दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है. इसलिए ये आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कई बार आएगा. आर यू क्लियर विद व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल? Can you repeat why is it हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज है. इसके आसपास एक पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. अब नेगेटिव चार्ज कहीं से भी आ सकता है. यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है. डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द पॉजिटिव इट इज गोइंग टू अकोमोडेट द नेगेटिव आयंस अराउंड इट. कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है कि इधर से आए या इधर से आए, कहीं से भी आ सकता है. तो इस वजह से हम इसे नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं. नंदिका, इज इट क्लियर? Yeah. Yes, sir. So these ions are arranged in a regular pattern to form a lattice. Hence, it is wrong to consider molecules of ionic compounds. ठीक है. तो आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स नहीं होते. हर आयनिक सब्सटेंस का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द आयंस टुगेदर. मजेदार बात यह है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोई दूसरा फोर्स नहीं होता, सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स होते हैं. तो अगर मेल्ट या बॉयल करना है तो उन्हीं आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इज इट क्लियर? Okay. Okay. ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज लैटिस एनर्जी, वो चाहिए. अच्छा, ये यूजुअली डिसॉल्व कर जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में. पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O. All right. ठीक है. कुछ हद तक डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. These are good conductors of electricity in solution or in molten state. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. इज दिस क्लियर? Yeah. Can you repeat what you just said? I said that ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. Because they don't have free electrons, right? In the solution also they don't have free electrons. Yeah. No, in solution, I think they break up with whatever solvent they are in. Yes, they break up, but they do not have free electrons even in a solution. Yeah. How do they conduct electricity then? That is something with H plus and OH minus. I perfectly agree with it, but how do they conduct electricity? I Look, don't remember. Like look at the whiteboard, the answer is there. As the ions are charged, they are attracted towards the electrodes and carriers of electric current. यहाँ पे carriers of electric current इलेक्ट्रॉन नहीं है,
आयंस हैं। Okay. ठीक है, आयोनिक रिएक्शन। अच्छा, आयोनिक रिएक्शन की बात करते हैं। आयोनिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो देखो, जैसे हमने उनको सॉल्यूशन में डाला, दे सेपरेट अपार्ट टू मेक द आयंस। अब ये आयंस तो ऑलरेडी बने हुए हैं, इसलिए उनका कंबाइन करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोवेलेंट रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, तो ज्यादा एनर्जी लगती है। आयनिक रिएक्शन पे एनर्जी नहीं लगती। जैसे कि आपने एक रिएक्शन किया होगा, टाइट्रेशन किया होगा, HCl वर्सेस NaOH, किया है आपने टाइट्रेशन नंदिका? मैंने नहीं किया। Done the titration. ठीक है, जब HCl और NaOH की रिएक्शन की बात करते हैं, वो रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। Yeah. द रीजन दिस रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस इज कि जैसे ही आप पानी में डालते हो, आयन सेपरेट हो चुके होते हैं, उनको सिर्फ जुड़ना होता है। ठीक है, आयनिक ओके। बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इनके सबके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सारे हार्ड होते हैं और सारे के सारे ब्रिटल होते हैं। आयनिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करते, लेकिन जब मोल्टन होते हैं तब वो कंडक्ट करते हैं। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट्स हैं, जिसको भी आप सॉल्ट बोलते हो, वो सारे आयनिक है। ठीक है, the number of cation around the anion and the number of anion around a cation depend on their relative size and their relative charges. That is why it is a non-directional bond, क्योंकि ये सब रिलेटिव साइज के ऊपर है, कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन सा है। Let us consider a few containers having different substances. The first contains a powdered crystalline substance which is hard. It pierces into skin. If pressed between fingers, the crystal on observing under a lens show definite pattern. The second contains soft solid pieces which bend or compress under pressure. These pieces have random structure. The third one contains a liquid and fourth is a gas. इनमें से कौन सा आयनिक है? How can we tell? 1 second. I think third one should be it. I'm not. I think third. And the third is liquid, it can't be as that. The first one. Nandika, what are the properties of ionic compound? That they're able to join together. They have low HP and BP. They have Low melting point and boiling point. ionic substance का. They have different charges due to which they can. Physical properties. ये क्या लिखा हुआ है? I think it's the first one which has ionic. Nandika, can you read it? Yes, sir. Yes, sir. I'm reading it. What is the 8th point? They all have a high melting point, boiling point, and are hard. ठीक है, Hard will be the first one. ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट वन आयनिक कंपाउंड है, ये जरूरी नहीं है, पर ये है कि सेकंड, थर्ड एंड And फोर्थ fourth are not. Yes. आयनिक नहीं है. ओके, अब फर्स्ट वन जो है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डायमंड भी शो करता है. देख रहे हो, Okay. जो फर्स्ट वाले की कैरेक्टरिस्टिक वो डायमंड भी शो करता है, लेकिन डायमंड एक आयनिक सब्सटेंस नहीं है. हम ये तो नहीं कह सकते कि, हेलो, Hello. या हम ये तो नहीं कह सकते कि फर्स्ट वाला आयनिक है, लेकिन हम ये पक्का कह सकते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ आयोनिक नहीं है. तो Okay. फर्स्ट वन माइट बी आयोनिक. Which one are you saying might be ionic? फर्स्ट. Okay. ठीक है, Hmm. ये सीधी सी बात ये है. प्रॉपर्टीज, फिर से प्रॉपर्टीज एक बार देख ले. आयनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, हेंस नेवर आर लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर. Because strong ionic bonds need to be broken to melt them. They are hard as ionic bonds make the solid compact. Ionic lattice is regular, hence the crystal, even though have different shape, have definite pattern.
हैव यू एवर सीन सॉलिड सोडियम क्लोराइड? साबुत नमक देखा है? Yeah. Yes. साबुत नमक को देखो, उसके अंदर हमेशा पैटर्न होता है। अब Okay. यहां पर देखो आयनिक क्रिस्टल्स की, ये जरा पूरा पढ़ो, इसमें कुछ पूछना है इसमें? दिस इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस काइंड ऑफ सॉलिड्स। To be sure of ionic crystals, certain other observations are necessary, most important being electrical conductance. The ionic compounds are insulators of electricity in solid state. Solid है ये. But conduct electricity in molten state. This property makes them different from covalent and molecular crystals which do not conduct electricity in the molten as well as solid state, while metals conduct electricity in both states. अब एक और important बात, हो सकता है आप में से कोई ये कहना चाहे कि हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये आयनिक है, पर ये हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे कोवेलेंट सब्सटेंस है जैसे कि HCl और भी दूसरे एसिड आयोनाइज करते हैं पानी में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। HCl आयनिक सब्सटेंस नहीं है, कोवेलेंट है। इज इट क्लियर? कोई भी सब्सटेंस अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड या गैस है तो वो आयनिक नहीं हो सकता। Okay. ठीक है, Yeah. ओके। ये हमारे पास आ गया कि सॉलिड में वो कंडक्ट क्यों नहीं करते। अच्छा, ये है एक प्रॉपर्टी, व्हाई आर दे ब्रिटल। ये देखो, रीड इट थ्रू, कुछ पूछना है इसमें? क्लियर? 1 second, sir. Is electron potential related to इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? related to ionic bond? नो, वो अलग चीज है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, वी नेवर टॉक अबाउट द सॉलिड। ठीक है, इसलिए वो उससे रिलेटेड नहीं। अच्छा नंदिका, ये देखो, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। तो Yeah. यहाँ पर देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, Yes. इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, Hmm. यहाँ रिपल्सिव फोर्स है डायगोनल पे। तो Diagonally. ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। अगर आपने इस पे हथौड़ी मारी और ये हल्का सा मूव कर गया तो नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाएगा, Yeah. and the attractive force which are holding it together, the same attractive force are going to become repulsive and break it. ठीक है, Okay. इस वजह से आयनिक सब्सटेंस ब्रिटल होता है। Okay. ओके, अब समझ में आ गया ये? Yeah. The attractive force itself becomes repulsive. Also. Okay. मेटेलिक बॉन्ड की बात करते हैं, मेटेलिक कर्नल की बात करते हैं। A metal atom from which all the valence electrons have been removed is called a metallic kernel. यानी कि मेटल न्यूक्लियस विद कोर इलेक्ट्रॉन्स को हम मेटेलिक कर्नल बोल देते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, बट ऑब्वियस है, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये ऑब्वियसली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, Yeah. हर्ड ऑफ Like समथिंग? Na plus. हाँ, लाइक Na+, लेकिन Na+ से थोड़ा सा ये ज्यादा है। ज्यादा in the sense it takes up more electrons. हम्म, ज्यादा as in the sense that the more number of valence electrons have been removed compared to sodium. Na plus, sorry. रुको, Na+ ठीक है, सोडियम का आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं और दूसरी चीजों की तो वहां पे मेटेलिक कर्नल जो है कुछ और बड़ा हो जाता है। ठीक है, Okay. Okay. मेटेलिक I कर्नल, didn't get like बड़ा हो गया as in एक मिनट सुनो,
हमारे पास जैसे Na+ है, Na+ के अंदर आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एंड देन वी गेट मेटलिक कर्नल। लेकिन जब Yeah. हम आयरन या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ. तो इट इज नॉट जस्ट दैट इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं थोड़ा सा कहना जरा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, वी डू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बीइंग रिमूव्ड इट बिकम्स अ मेटलिक कर्नल। ठीक है, अब Okay. हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में ये कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच मेटेलिक कर्नल्स आर अरेंज्ड। अब इसको एक्सप्लेन करने में ये जो सिंपलेस्ट है ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, काफी सारी प्रॉपर्टीज को लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता है। लॉजिकली है, सही हो या ना हो वो अलग बात है। अब इसलिए हम यहां पर सिर्फ इसी की बात करेंगे। According to this theory, metallic bond is formed between the atoms having high electropositivity. These atoms push the electron away from them. The electrons become very free to move and they move in all possible directions in the metal lattice made up of metal cations. It seems as if cations are islands in the sea of electron. इसीलिए नाम आता है electron sea model. Electron attraction between the positive metal ion and the freely moving electron holds the lattice together. ये एक बार आप पढ़ लीजिए। I didn't get this statement. It consists of a sea of electrons in which metallic kernels are arranged. Like sea of electrons as in बेटा इलेक्ट्रॉन जो है दे आर फ्री टू मूव, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास वेव्स हैं। तो ये समझ लो ना कि इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, यानी कि एक सी है, एक समुद्र है जिसमें वेव्स हैं, और उनके अंदर छोटे 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 बॉल्स हमने डाल दिए हैं, वो सारी की सारी बॉल्स तैर रही हैं। दोज बॉल्स आर मेटेलिक कर्नल्स एंड द एंटायर सी इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। ठीक है, ये कह लो कि हमारे पास जैसे ये हमारे पास ये ऐसे इलेक्ट्रॉन का वेव्स हैं, ये वेव्स हैं, ये वेव्स हैं, और यहां पर ये कर्नल्स हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब इसमें यह है कि जैसे कर्नल्स हैं, इन कर्नल्स के बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसको हथौड़ी मारते भी हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मोबाइल है, वो हमेशा इनके बीच में ही बीच में रहेंगे, तो इसके अंदर कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव नहीं बनते, और इस वजह से मेटल्स ब्रिटल नहीं होते। Okay. ठीक है, Yeah. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे आर एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मोबाइल होते हैं, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से मूव कर सकते हैं। दे हैव मेटलिक लस्टर बिकॉज दे आर ब्राइट, शाइनी एंड हाईली रिफ्लेक्टिव। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल का जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दैट इज देयर लस्टर। Yes. मेटल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर लस्टर। Okay. but why are they luster? आंसर सामने है। The electrons of the metal can be excited by the use of very little energy. When these electrons come back to the original shell, they give the characteristic luster and shine. बहुत थोड़ी सी एनर्जी से एक्साइट हो जाते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्शन उसका लस्टर है। Okay? They are malleable and ductile. The forces holding the metal atoms together are non-directional and always attractive. अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसके बीच में मूव कर जाते हैं, और क्योंकि हम एक एटम थिक तो शीट बना नहीं सकते, तो attractive forces between the metal layers are usually strong enough to hold them together. This makes them ductile and malleable, beaten into thin sheets. Okay. ठीक है? So today we have just finished off with a metallic bond. ठीक है? Okay. Next class we are going to continue with the covalent bond and the rest of the properties. Can you Okay, sir. explain electron potential? Electrode potential. Electron potential. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। एक मिनट होल्ड करना। ओके नंदिका, वी लॉग आउट। No, sir, can I just know what electrode potential is, if that's okay with you? ओके फाइन। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात ये होती है कि जब हम किसी मेटल, किसी इलेक्ट्रोड को, किसी जैसे कि मेटल एटम है, ओ सॉरी मेटल एटम नहीं, मेटल रॉड है, मेटल रॉड को अगर हम उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें तो तब जो पोटेंशियल
क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, ऐसे एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से दिस सॉल्यूशन इज ऑफ जिंक सल्फेट। इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक की रॉड डाल दी। अब ये जिंक और जिंक सल्फेट आपस में जो इंटरेक्ट करके एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Okay. क्लियर? So this is used for determining the size of. This is where is it used? ये तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आता है। Electrochemical cell. हाँ, एक बात बताओ, आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, आप सीधा सीधा पूछो ना, क्या पूछना चाह रहे हो? एक्चुअली आई बिलीव टर्म में कुछ गड़बड़ हो रही है। Like my teacher explained this concept today, and I wasn't able to grasp it exactly. She said that electron potential. She tried to connect electron potential with electronegativity. Like delta G is equal to minus Faraday periodic. पीरियोडिक में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? Yeah, if I wasn't able to grasp what exactly she was trying to convey. आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नहीं था? No, she said electron potential. She repeated electron potential again and again. Delta G and something. E naught. E naught. हाँ Delta. हाँ 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 हाँ, अगर ई नॉट बोला है तो ई नॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन बेटा अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरीके से समझाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी विल हैव टू गो इनटू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट, जो आपका रिडॉक्स चैप्टर है ना। हाँ जी. रिडॉक्स चैप्टर में आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देखो। हमारे पास जिंक आयन है Zn2+, ठीक है। इस जिंक आयन में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये जिंक मेटल बन जाता है, सॉलिड, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि Zn2+ एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये लो, ओके नाउ वी कैन स्टार्ट ओवर विद इट। हमारे पास है Zn2+, ठीक है। ये Zn2+ एक्वस है, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो हमारे पास बन गया Zn सॉलिड, ठीक है। अब Zn2+ में से पहले हमें सॉलिड बनाने के लिए इस हाइड्रेशन स्फीयर को ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक एनर्जी जिसे बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन। जब डेल्टा एच हाइड्रेशन बनाएंगे तो दिस Zn2+ aqueous delta H hydration is going to get converted into Zn gaseous, Zn2+ gaseous, ठीक है। अब इस Zn2+ gaseous के अंदर जब हम और आयोनाइजेशन एनर्जी डालेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसकी दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी हमें रिलीज मिलेंगी, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू Zn gaseous, ठीक है। अब इस Zn gaseous के अंदर हम मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी, चाहे आप जो मर्जी बोल दो, इसको दोनों में से मतलब एक ही है, तो ये बन जाएगा Zn सॉलिड। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसकी जो टोटल एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी। नाउ दिस डेल्टा जी इज डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस लैटिस, Okay. ठीक। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF(E0), ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्न हाइड्रेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पे डिपेंड कर गया, ठीक है। वो शायद ये बताना चाह रही थी, ठीक है। इज इट क्लियर? उन्होंने वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं रिलेट कैसे करूंगा, किस चीज के साथ रिलेटेड है? ये मेटल की रिएक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। हाँ, she said that you instead of teaching you like what exact मतलब पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझाने की जगह पे she said कि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानो, दैट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। हम्म
ठीक है, Yeah. ठीक है। It is always negative. Delta G is always negative. नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट दैट इजी। बस इतना समझ में आ गया ना आपको, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और आयनेशन एनर्जी के साथ कैसे लिंक्ड है। हाँ. बात इतना काफी है फिलहाल के लिए। Okay. ठीक है, Thank you, sir. ओके बेटा, ठीक है मैडम, Thank you. Okay, thank you, sir. ओके बेटा।